नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और मनी मंत्र यानी कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा आपका अपना पसंदीदा शो। और इस एपिसोड में हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान पूरी उम्र अपने परिवार और जिम्मेदारियों के लिए मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट की उसकी उम्र करीब आती है वैसे वैसे कई ऐसे सवाल हैं जो उसके जहन में बड़े बन जाते हैं कि आखिरकार बुढ़ापे में उसकी जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनका निर्वहन यानी कि उसे चलाया कैसे जाएगा। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, बढ़ते मेडिकल बिल हैं और इस महंगाई के बीच आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चिंता और चुनौती है। अब हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आराम और सम्मान के साथ गुजारी जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही समय पर निवेश की सही प्लानिंग, सटीक प्लानिंग। और अगर कम उम्र से ही अगर हम इस प्लानिंग की शुरुआत करते हैं तो छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर एक बड़ा कॉर्पस बन सकती है, यानी कि बड़ा फंड बन सकती है। अब आज इक्विटी यानी बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, रिटायरमेंट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से लेकर गोल्ड बॉन्ड तक मौजूद हैं। और कुछ योजनाएं सुरक्षित रिटर्न देती हैं तो कुछ लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका भी देती हैं। अब ऐसे में जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो निवेश के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है और आपकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है आप इसे सुरक्षित संरक्षित कैसे कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आप ले पाएं, और कितनी उम्र में हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, इन सभी बातों को हम समझेंगे और कैसे ये सही निवेश आपकी बुढ़ापे की टेंशन को दूर करेगा। आप आधे घंटे के लिए इस शो के साथ जुड़े रहिए। इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे मनी मंत्र के इस खास एपिसोड में। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और अगर जरूरी है तो कैसे की जाए, आइए समझाते हैं आपको कुछ अहम ग्राफिक्स के जरिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात करते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको अपने गोल का निर्धारण करना बेहद जरूरी है। जीवन शैली, महंगाई के लिए ये एक बड़ा फंड कॉर्पस आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही जल्दी निवेश शुरू करें, यानी कई बार हम सोचते हैं कि यार अभी तो रिटायरमेंट होने में बहुत वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा फंड यानी कि एक बड़ा कॉर्पस जो कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बड़ा इंटरेस्ट दे सकता है, वो आप ले पाएंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट की उम्र आप क्या चुनें। कई लोग कहते हैं कि भाई 60 साल के बाद या 65, तो 55 से 60 साल की वो मुफीद उम्र होती है जब आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचे तो कर्ज मुक्त हो जाए, यानी कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या शादी के लिए कोई लोन लिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, तो आप वो सब उस मकड़ जाल से मुक्त हो जाएं। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, जब आपकी बढ़ती हुई एज होती है तो मेडिकल खर्चों से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा और अहम विकल्प है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उसके साथ ही हर महीने के लिए आप STW का प्रयोग कर सकते हैं ताकि एक निश्चित आय को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो छोटी छोटी हमने आपको ट्रिक्स बताई और शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन आखिरकार जिन विकल्पों का हम जिक्र कर रहे थे, जब हम आगे हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे उनसे तो हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरकार रिटायरमेंट के लिए निवेश के विकल्प कहाँ कहाँ हैं, आइए उनको समझते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम, लंबी अवधि में आप इसको निवेश कर सकते हैं। 11% का रिटर्न आता है ताकि आप आराम से जो पैसा आपने वहाँ जमा किया उसके रिटर्न से आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। उसके साथ ही अगर बात की जाए EPFO, सुरक्षित निवेश माना जाता है, बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है और मौजूदा ब्याज दर जो है वो 8.25% इसमें मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, ये भी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका, लोग अपनी जो आय है उसमें से PPF में कुछ अमाउंट जरूर डालते हैं, तो ये टैक्स फ्री भी है और साथ ही साथ 7.1% का इसमें ब्याज भी आता है। अब आ जाते हैं इक्विटी मार्केट्स की तरफ, जहां म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां आप SIP के जरिए एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं जो कि 15% तक का रिटर्न दे सकता है। और ऐसे ही यूलिप के जरिए भी, जो कि आपको टैक्स रिबेट भी देता है और आपके पैसे को सुरक्षित भी रखता है। तो इन तमाम विकल्पों पर हम
विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला साहब, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर वैल्यू रिसर्च जो हैं वो जुड़े हुए हैं। साथ ही धनंजय साहब जुड़े हुए हैं जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे धनंजय साहब आपसे कि रिटायरमेंट के लिए जब हम एक उस अवधि की तलाश करते हैं कि आखिरकार कैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग हम अपनी अर्ली एज में शुरू कर पाएं, उसके लिए 3 थंब रूल्स। मुझे लगता है कि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो आपका शुरुआत उस दिन से होना चाहिए जिस दिन से आपका पहला पे चेक चालू हो जाए। क्योंकि जनरली जब हम कोई यूथ से बात करते हैं कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो जनरली वो कहते हैं कि सर अभी तो हमने कैरियर की शुरुआत की है, अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है। तो हम हमेशा उसे एग्जाम्पल देते हैं कि आप जब पहाड़ को दूर से देखते हैं ना तो पहाड़ काफी छोटा दिखाई देता है, और वहीं पर आप जो पहाड़ के सामने खड़े हो जाते हैं तो काफी विशाल दिखाई देता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो छोटे छोटे एसआईपी से, छोटे छोटे अमाउंट से आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक 40-45 एज ब्रैकेट में आते हैं जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वहां पर आपको जो अमाउंट यूज करना पड़ता है या इन्वेस्ट करना पड़ता है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो इफ यू स्टार्ट अर्ली, आपको जैसे आपने राइटली कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज छोटी छोटी रकम से आप आपका फ्यूचर की तैयारी आज कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में ना बहुत सारे गोल होते हैं, लेकिन मैडम रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके लिए बैंक आपको लोन नहीं देता है। अगर आप बैंक में जाए और बोले कि मैं रिटायर हो गया हूं और मुझे उसके लिए कोई लोन चाहिए तो शायद उसके लिए लोन एप्लीकेबल नहीं है। चाहे आपको घर के लिए लोन मिल सकता है, गाड़ी के लिए मिल सकता है, दिस इज द ओनली फाइनेंशियल गोल जिसके लिए लोन नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको शुरुआत तब करना चाहिए जब आप अपने कैरियर की शुरुआत कर ली है। आशुतोष जी, जिस तरह से हमने अलग अलग निवेश के विकल्प बताए, अगर हम इस पर एक एक करके चर्चा शुरू करें, जैसे कि सबसे ओल्ड और कन्वेंशनल तरीका पीपीएफ माना जाता है, इसके साथ साथ ईपीएफओ और एनपीएस के जरिए भी जो लोग हैं उसमें निवेश करते हैं। इसमें अगर आप अपनी कमाई के कुछ हिस्से की बात करते हैं तो इसका बाइफर्केशन कैसे किया जाए और एक पोर्टफोलियो का एलोकेशन हम कैसे बना सकते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिहाज से? जी, तो देखिए एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, सबसे हैंड्स ऑफ, सबसे आसान तरीका है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए। एक बेहद लो कॉस्ट विकल्प है और इसमें कुछ चीज़ें बिल्ट इन है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एक तो आपको इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलता है, काफ़ी सुरक्षा के साथ ये पैसा इक्विटी मार्केट में भी काफ़ी सेफ टाइप के स्टॉक्स में लगाया जाता है, बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन है। और जो एक इसका काफ़ी अच्छा टेनेट है वो है कि आपका पैसा लॉक इन रहता है। लॉक इन होने की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपकी ज़िंदगी की जो और तमाम ज़रूरतें हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप किसी और विकल्प में, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई और बड़ा खर्चा परिवार के ऊपर आ जाता है और आप वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो रिटायरमेंट एक ऐसा गोल होता है कि क्योंकि सबसे लंबी अवधि का शायद गोल होता है किसी की ज़िंदगी में, और आप उसको सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लीस्ट प्रायोरिटी पे रख देते हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी अनफोल्ड होती है, कुछ और खर्चे आते हैं, यहाँ पे लॉक इन की वजह से ये इंश्योर रहता है कि जो आपका रिटायरमेंट का पैसा है वो रिटायरमेंट तक लॉक इन रहता है और आपके रिटायरमेंट की ज़रूरत के ही काम आता है। और इक्विटी और डेट का अच्छा मिश्रण होने की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी मिलते हैं, थोड़े स्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं। और जो ऑटो चॉइस होता है एनपीएस का, उसमें आपकी उम्र के साथ इक्विटी कंपोनेंट अपने आप धीरे धीरे कम होता रहता है। तो एक बहुत बेहतरीन विकल्प है मेरा ख्याल किसी भी आम नागरिक के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। उसके अलावा जो आपने बताया पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो देखिए एम्प्लॉई के लिए शायद ऑप्शन नहीं होती है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट उनकी एम्प्लॉयमेंट के साथ होता है। तो एक डेट कंपोनेंट के हिसाब से रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, 8-8.25% की रेंज में ईपीएफ के रिटर्न रहे हैं। वहीं जो सरकारी नौकरी में लोग नहीं हैं, जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूटर नहीं है, जिनको ईपीएफ का लाभ नहीं प्राप्त होता, उनके लिए पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 7.1% टैक्स फ्री, अच्छा विकल्प है। लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा छोटा हिस्सा ही हो मेरी सलाह में तो बेहतर है, क्योंकि इतनी लंबी अवधि में, जितनी लंबी अवधि का रिटायरमेंट गोल होता है, इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप सिर्फ पीपीएफ और ईपीएफ के बल पे मेरे हिसाब से पर्याप्त मात्रा में रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो एनपीएस की तरफ जरूर ध्यान दें। धनंजय साहब, क्योंकि आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, जो कन्वेंशनल तरीके हैं, हमने ईपीएफओ की बात की, उसके बाद हम ढागर स्कीम्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा हट के बात करें और ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल अर्नर रहे हैं और अब आप रिटायरमेंट एज में हैं और आप अपनी पत्नी के साथ एक कंबाइंड प्लान लेना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से, उसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होनी चाहिए शुरुआत से ही?
मुझे लगता है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट या फिर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आपको 6 ROI का फोकस करना है। पहला है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, आप जब रिटर्न जब पैसा निवेश करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, रेगुलरिटी ऑफ इनकम है कि नहीं, और रिलायबिलिटी ऑफ इनकम है कि नहीं। तो ये जो मल्टीपल जो फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कोई इन्वेस्टर है जो रिटायर हुए हैं एट द एज ऑफ 60, उनके पास 50 लाख का कॉर्पस है। वो कहते हैं कि धनंजय साहब मुझे वहीं पर पैसा डालना है जहां पर गारंटीड है। तो ठीक है सर, आपने अगर गारंटीड में डाला है जहां पर कि आपको ऑन एन एवरेज 30 से 32 हजार रुपए का इंटरेस्ट आ जाता है, और आपका महीने का खर्चा भी 30-32 हजार है, तो जिंदगी आसानी से चल रही है। लेकिन मैडम, इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप आज के हिसाब से नहीं करते हैं, आप भविष्य के हिसाब से भी करते हैं। तो जिनका आज का महीने का खर्चा 30-32 हजार है, आज से 5 साल बाद वही खर्चा हो जाएगा 50 से 55 हजार। लेकिन आपका एक जो कॉर्पस है वो आपको इंटरेस्ट आज जो दे रहा है उससे थोड़ा कम देगा। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना, तो अगर आपने ये समझा है कि मेरे कॉस्ट क्या है एज ए इन्वेस्टर, आज के डेट में सिर्फ महंगाई हमारा इशू नहीं है, हेल्थ हमारे खर्चा है, लाइफ का खर्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा है, टैक्स हमारे खर्चे हैं। तो आपको मल्टीपल फैक्टरिंग करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले। तो मैडम, अगर महंगाई 6-7% है और मुझे रिटर्न 5-6-7% मिल रहा है, वो तो सिर्फ महंगाई के लिए बैलेंस आउट हुआ। मेरे लाइफस्टाइल कॉस्ट का क्या, मेरे हेल्थ कॉस्ट का क्या, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट का क्या। तो ये मल्टीपल डायमेंशन आपको हेल्प करता है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर लेने में। तो SWP एक मॉडर्न विकल्प है, हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जहां पर आपको एक बकेट स्ट्रेटेजी होता है। ये कैसे वर्कआउट करता है, बहुत सारे निवेशक कहते हैं कि सर मुझे इक्विटी से थोड़ा डर लगता है, तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स कैसे कैटेगरी, जैसे बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होगी, वहां पर इक्विटी का एक पोर्शन होता है। तो वहां पर आप एक स्मॉल डोजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 2 साल का विड्रॉ आप डेट से लीजिए, 2 साल के बाद में आप जो विड्रॉ लेना चाहते हैं, आप एक बैलेंस कैटेगरी और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से भी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको काम करना पड़ेगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक मल्टी इंटीग्रेटेड डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इसकी प्लानिंग को सबसे अहम जो बात हम अब तक समझ पा रहे हैं वो ये कि आपको इसकी प्लानिंग बहुत जल्द शुरू करनी पड़ेगी। आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आकर बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी के बाद ये कहा जाता है कि आपको पैसा बाद में मिलता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके पास क्या निवेश के विकल्प रह जाते हैं, और उसके साथ ही कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत मनी मंत्र में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरह से की जाए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशुतोष साहब, खास तौर पर अगर हम जब भी रिटायरमेंट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार अगर हमारी सरकारी नौकरी है तो हमारे को तो पेंशन मिलेगा ही, और लेकिन इस तरह का कोई भी प्रावधान जो है वो जो प्राइवेट इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनके लिए नहीं होता। ऐसे में उनके लिए कौन सी वो एक आप ट्रिक या टिप बता सकते हैं ताकि वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में ऐसी कोई गलती ना करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे धनंजय जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। आप जिस दिन से आप कमाई करना शुरू करें उस दिन से अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू करें। अगर आप मात्र इतना भी करते हैं और डिसिप्लिन से अपनी पूरी अर्निंग लाइफ में रिटायरमेंट के लिए छोटे छोटे अमाउंट भी अगर आप सेव कर पाते हैं, अगर आप को एक उदाहरण मैं दूंगा, आप 25 साल की उम्र में जब आप नौकरी करना शुरू करते हैं, 2000 रुपये भी अगर आप सेव करके एक SIP के ज़रिए या मासिक निवेश के ज़रिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। मात्र 2-2 हज़ार रुपये भी एक इतनी बड़ी धनराशि में कन्वर्ट हो सकता है। ये कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है। तो आप सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि टाइम आपका सबसे बड़ा साथी है रिटायरमेंट प्लानिंग में, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यही 2000 रुपये जो आपको 35 साल के निवेश में 1 करोड़ रुपए बना देते हैं, अगर आप 10 साल लेट शुरुआत करते हैं
तो 1 करोड़ की जगह आपका कॉर्पस शायद सिर्फ 32-35 लाख तक पहुंच पाएगा। तो टाइम का ध्यान रखें, निवेश जल्दी से जल्दी शुरू करें और डिसिप्लिन के साथ भले ही छोटे अमाउंट हो लेकिन उनको निवेश करते चले। जो एक रेगुलर पेंशन के बेनिफिशियरी नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा काम यही होगा कि वो इतना करें और इक्विटी को अपने निवेश में ज़रूर इंक्लूड करें, भले ही वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर वो एनपीएस जैसी स्कीम के थ्रू हो। तो आप अगर ये 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल आप को पर्याप्त मात्रा में आप धनराशि इकट्ठा कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट के लिए। निरंजन साहब, क्योंकि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हम हाइब्रिड फंड की बात करते हैं, हम डेट फंड है, इंडेक्स फंड है, अब इतने सारे फंड्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी होता है। तो अगर कोई इक्विटी में प्लानिंग कर रहा है, बाइफर्केट कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को, तो वो फंड्स का चुनाव किस तरह से कर सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि अगर हम पहली बार अगर कोई निवेशक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी में, तो वो शुरुआत कर सकते हैं इंडेक्स फंड से। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, वो ट्रैक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया या फिर BSE 500 हो गया। अब जब एक इन्वेस्टर को ये पता है कि मुझे ये नहीं पता है कि ये स्कीम मेरे लिए अच्छी है कि ये स्कीम मेरे को एडवांटेज ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है एंड ऑल दैट, तो आप शुरुआत कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की यात्रा को एक इंडेक्स फंड से। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्योंकि जब आप मार्केट लिंक में काम करते हैं ना, मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है, जब हम पोर्टफोलियो को 100 रुपए का कभी 99 रुपए देखते हैं ना, तो हमारा जो बिहेवियर है ना वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट के समय करते हैं। तो अगर आप डेटा देखेंगे पास में, तो जो इन्वेस्टर का रिटर्न रहा है और जो मार्केट का रिटर्न रहा है ना, उसमें गैप रहा है, उसे हम कहते हैं बिहेवियर गैप। और ये बिहेवियर गैप इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है इक्विटी के साथ उतनी अच्छी नहीं है जितना वो स्टार्टिंग में चाहते हैं होना। तो मेरे को लगता है कि पहले आप शुरुआत कीजिए इंडेक्स फंड से और आस्ते आस्ते जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं, एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जहां पर अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए और लंबे समय का अवधि ने राइटली कहा, तो वहां पर आप एक स्मॉल कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं SIP के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि अगर जिस फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जो लार्ज कैप होते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, जो इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी होती है आज पर मार्केट कैप, अगर उस कंपनी में पैसा लगा है जिसको लार्ज कैप कहते हैं, 101 से 250 को मिड कैप कहते हैं और 250 से नीचे होती है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो रिस्क जो है बढ़ता रहता है, लार्ज कैप से रिस्क ज्यादा होता है मिड कैप में और मिड कैप से ज्यादा होता है स्मॉल कैप में। तो अच्छा, एज अ निवेशक आपने क्योंकि रिस्क की बात की, तो रिस्क कैपिटाइट पर अगर आप सीनियर सिटीजन को समझाते हैं, जैसे मुझे एक वाकया याद आ रहा है, कोई हमारे जान पहचान में थे, उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा रिटायरमेंट का पैसा आए, बड़ा कॉर्पस जो उनको मिला रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने कहा कि भाई इसे मैं बैंक में डालूंगा और इससे जो रिटर्न आएगा वो मेरे जीवन निर्वहन के लिए सही है। उससे पहले उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी। तो अगर आप प्लानिंग में लेट हो गए हैं और इस तरह की सोच रख रहे हैं, उनके लिए अगर फाइनेंशियल गोल सेट करना हो आफ्टर 60, फिर क्या विकल्प रह जाता है? आफ्टर 60 अगर प्लान नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, वी कांट गो बैकवर्ड, हम पीछे नहीं जा सकते, हम आगे भविष्य में निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनके कैश फ्लो रिक्वायरमेंट कैसे हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर रिटायर हो रहे हैं, जैसे मैंने आगे कहा कि 50 लाख से कॉर्पस के साथ, और उनको महीने का 30,000 रुपया चाहिए, तो स्टार्टिंग का 1-2 साल का पैसा उन्हें डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए जहां पर इक्विटी का एक्सपोजर नहीं हो, क्योंकि उससे वो रेगुलर विड्रॉल लेने वाले। और उसके बाद जब 2 साल 3 साल हो जाए, और अगर उन्होंने, जैसे मैंने आपने बात किया हाइब्रिड कैटेगरी, कि बैलेंस एड फंड्स होते हैं, वहां पर क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर रहता है और इक्विटी टाइम देता है, मांगता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप पैसा 6 महीने के लिए डालना चाहते हैं, शायद आपके लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। तो जब हम रिस्क एपिटाइट बात करते हैं ना, रिस्क एपिटाइट 3 चीजों का मिश्रण से बनता है। एक होता है टाइम एपिटाइट, एक होता है एक्सपीरियंस एपिटाइट और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एपिटाइट। तो पहला, आपके पास इतना समय है, दूसरा कि इतनी सारी जिम्मेदारी है कि अब ये पैसे से आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, और तीसरा क्या आपका पास में अनुभव रहा है इक्विटी में डालने का। ये तीनों चीज अगर हम मिलाते हैं तो उनका बन जाता है रिस्क एपिटाइट। तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल केस स्टडी है, ये सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंस है। तो मैडम, जो आपके लिए सही है शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। हमारी इनकम अलग है, एस्पिरेशन अलग है, ऑब्लिगेशन अलग है। तो जब हम ये सब्जेक्ट बात करते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अपने फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए, अपने आप को समझिए, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कीजिए। बिल्कुल, ऐसे में फाइनेंशियल प्लानर का रोल बहुत अहम हो जाता है, खास तौर पर अगर कमोडिटी मार्केट की बात की जाए। आशुतोष जी, अगर अपने पोर्टफोलियो को हम बना रहे हैं जिसमें हम इक्विटी की भी निवेश की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो कन्वेंशनल तरीका है PPF है उस पर भी निवेश की बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट इस वक्त अगर जो माहौल चल रहा है वो रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिहाज से कितना अहम हो जाता है? देखिए, कमोडिटीज़ में अगर आम निवेशक के हिसाब से देखें तो जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, पिछले कुछ दिनों में इनमें काफ़ी बढ़त देखी गई।
और काफ़ी निवेशक उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मेरे लिहाज में आप कमोडिटीज़, गोल्ड या सिल्वर को बहुत ही एक मेन स्ट्रीम पार्ट अपने पोर्टफोलियो का ना माने। गोल्ड का भूमिका आपके पोर्टफोलियो में यही होती है कि जब भी इक्विटी मार्केट डाउन होती है या इकोनॉमी में कोई क्राइसिस होता है तो गोल्ड को एक तरह से एक सुरक्षित एसेट की तरह देखा जाता है, और जब भी इक्विटी मार्केट में गिरावट है तो गोल्ड थोड़ा स्टेबिलिटी लाता है आपके पोर्टफोलियो में। उस लिहाज से अगर आप 5-10% अपना पैसा उसमें निवेशित रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस पर विचार करें। लेकिन अदरवाइज़ कमोडिटीज़ मार्केट्स में ब्रॉडली निवेश करने से मेरा ख्याल आम निवेशक थोड़ी दूरी बनाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जब हम अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करने की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी जानेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी कुछ और खास बातें। आप जुड़ रही हैं हमारे खास शो के साथ। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद का स्वागत। मनी मंत्र में आज हम रिटायरमेंट पर कर रहे हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें कि जो प्राइवेट सेक्टर से है और साथ ही साथ अगर कोई सरकारी सेक्टर से आता है, और ऐसे में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए रिटायरमेंट और प्लानिंग के गोल्स किस तरह से अलग होते हैं? मुझे लगता है कि जैसे हम बात करते हैं ना पोस्ट रिटायरमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो कभी जैसे आपको पेंशन का रेगुलर फ्लो का अवेलेबिलिटी रहती है, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में ना आपको प्लानिंग खुद ही निर्माण करना पड़ता है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं अपने गोल के। अभी जैसे मैं अगर गोल की बात करूं तो जनरली लोग क्या करते हैं कि आज सपोज किसके महीने का खर्चा है सपोज 50,000 रुपए, तो ये सोचते हैं कि अगर आज 50,000 है, 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो आज से 20 साल बाद कितना खर्चा होगा उस हिसाब से प्लानिंग होती है। मुझे लगता है कि शायद ये प्लानिंग में ना बड़ी गैप आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कैलकुलेट करना है कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आपकी अर्निंग का लेवल क्या रहेगा, और उसी हिसाब से अगर अपने आप कॉर्पोरेट सेट करते हैं तो गैप नहीं आता है कि एक्चुअल अमाउंट आपके पास कितना है और आपने कितना एंटिसिपेट किया था। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि गैप हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, सो दैट हमारा पोस्ट रिटायरमेंट जो 20 साल की लाइफ है, और से हम एक वर्ड यूज करते हैं मॉन्जिविटी। मैडम, एक वर्ड होता है लॉन्जिविटी, एक होता है मनी, दैट्स कॉल्ड मॉन्जिविटी। मॉन्जिविटी कहते हैं कि आप जितना लंबा चलें, इंश्योर करें कि आपके पहले आपका पैसा खत्म नहीं हो जाए, और इस तरीके की अगर प्लानिंग करते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट आपकी बहुत सुकून भरी रहती है। आशुतोष जी, जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि जिन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाते इस प्लानिंग की आपाधापी में, उन सपनों का कितना बड़ा रोल होता है रिटायरमेंट प्लानिंग में? क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग अपने ट्रैवल प्लान्स के लिए, कई लोग घर खरीदने की भी कोशिश करते हैं रिटायरमेंट के उस पैसे से। तो ऐसे में आपके सपनों का कितना बड़ा हम मान सकते हैं रोल होता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से? देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहले तो सपनों से भी पहले आता है कि आप अपनी आपदाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में एक प्रोविज़न करें। मध्यम वर्गीय परिवार में अक्सर ऐसा हो सकता है कि एक लंबे अरसे तक चली बीमारी पूरे फैमिली के फाइनेंशियल प्लान को अस्त व्यस्त कर सकती है। तो जैसा शुरुआत में चर्चा हो रही थी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक इमरजेंसी फंड, 6 महीने का आपका जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप एक बैंक अकाउंट में रखें। ये सब चीज़ें एक प्री रिक्विजिट हैं आप कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी भी तरह की गोल प्लानिंग से पहले। उसके बाद आपने सपनों की बात करी, तो देखिए अपने सपनों को ज़रूर परस्यू करिए, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के एक्सपेंस पे नहीं। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक जो सबसे अहम भूमिका या एक अलग रोल होता है वो ये कि बाकी सारे गोल्स हैं, आप वो गोल जब अचीव कर लेते हैं तो वो गोल ख़त्म हो जाता है। आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, आपने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया और आपने वो गोल अचीव किया, आपने वो चीज़ खरीद ली तो आपका गोल वो कंप्लीट हो गया। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जो शुरुआत होती है, वो एक नए दौर की शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में। वो गोल जब हिट होता है तो वो समाप्त नहीं हो जाता गोल, वहाँ से गोल की शुरुआत होती है। तो इस गोल को आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपने बाकी सपनों के लिए, ये बेहद ज़रूरी है और ये सेकंड इनिंग्स मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस अपने शो पर आए और आपने रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इस मन से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए।
तो रिटायरमेंट प्लानिंग की जब हम चर्चा करते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जब आप प्लानिंग करें तो वो हम ना करें। आइए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप अपनी प्लानिंग में ये गलती ना करें। तो सबसे पहले जब आप प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं तो प्लानिंग में हमें जो सालाना महंगाई है उसको जोड़ना होगा। और जैसा कि हमने शो की शुरुआत में कहा कि अगर आप बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं, आप एक मजबूत कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, यानी कि बड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, बढ़ते हुए मेडिकल बिल आपकी जेब पर भारी ना हो। और अपने बच्चों के लिए शुरू में इस फंड को ना तोड़ें, क्योंकि क्या होता है आपने फंड तोड़ा तो वो कहीं ना कहीं एक आपका पूरा जो लय है वो टूट जाती है। और सिर्फ एफडी ही नहीं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट नहीं, बल्कि समझदारी से कई और विकल्पों में भी हमें निवेश करना चाहिए। यानी कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं उन्हीं में निवेश को हम रखें। अपने पोर्टफोलियो का बाइफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। अब आपकी जो पूरी आय, यानी कि जो आप की सैलरीड है अगर आप, तो उसका जो 15% है वो आपको निवेश करना चाहिए। इसमें एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मेडिकल खर्चों के लिए आप पैसे को अलग रखें, ये नहीं कि जो 15% आपने निवेश किया उसमें से आप निकाल रहे हैं। हर साल आपके पोर्टफोलियो की समीक्षा की जानी चाहिए। पोर्टफोलियो यानी कि अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई को 5 अलग अलग जगह पे निवेश करना है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। और खाता बीमा में नॉमिनी को लगातार आप अपने अपडेट करते रहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स से अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग अभी तक नहीं सोच पाए थे तो मुझे उम्मीद है इस शो के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मनी मंत्र में हमारी कोशिश होती है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ खास विषयों को हम आप तक लेकर आएं, और इसीलिए आज हमने रिटायरमेंट प्लानिंग पर चर्चा की। अगले हफ्ते एक नए पर्सनल फाइनेंस से जुड़े विषय पर हम अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।